नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी का गांधी युग। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 3 प्रकार के युग थे, उसमें से महात्मा गांधी जी वाला आज पढ़ने वाले हैं। 1919 से लेकर 1947 का महात्मा गांधी का समय रहा है और इसी को हम गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी युग का समय कौन सा है, तो 1919 से लेकर 1947 तक का समय गांधी युग कहलाता है। इसमें गांधी जी ने क्या क्या किया, उसमें हम क्रम वाइज थोड़े थोड़े उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है साथियों, और देखिए इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। देखो, चंपारण किसान आंदोलन 1917 ये पढ़ेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की ये पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ ये पढ़ेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे। रोलेक्ट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, चोरी चोरा कांड की घटना पढ़ेंगे। दांडी यात्रा पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, पुनः समझौता, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गांधी जी और हरिजनोत्थान, गांधी जी ने हरिजनों के लिए क्या काम किया वो पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे और आज़ाद हिंद फौज के बारे में कुछ अपन देखते हैं। साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण है। 3 चरण में पहला चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण कहलाता है। पहला चरण का समय 1885 से 1905 का है। द्वितीय चरण का समय 1905 से लेकर 1919 तक का समय, और तृतीय चरण का समय है 1919 से लेकर 1947 तक का समय है। ये समय किस किस नाम से जाना जाता है, तो जो प्रथम चरण है वह उदारवादियों का युग कहलाता था और इसे नरमपंथियों का युग भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नरमपंथियों का समय कौन सा है, तो 1885 से लेकर 1905 तक। आपसे पूछा जा सकता है कि उदारवादियों का युग कौन सा है, 1885 से लेकर 1905 तक। द्वितीय चरण आता है 1905 से लेकर 1919 तक। इसको हम उग्रवादी युग, क्रांतिकारी युग या गर्मपंथी के युग के नाम से, गर्मपंथी युग या समय के नाम से जाना जाता है। तृतीय चरण के अंदर महात्मा गांधी जी आते हैं और इसे हम गांधी युग के नाम से जाने जाते हैं। और गांधी जी का जो विचार थे वो सत्य और अहिंसा वाले थे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सत्य और अहिंसा वाला युग या समय कौन सा है, तो 1919 से लेकर 1947 तक रहा है। साथियों, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी 1893 के अंदर कहाँ जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका में भी कहाँ जाते हैं, डरबन नामक स्थान पर, डरबन नामक स्थान पर जाते हैं। और साथियों, डरबन से फिर वो एक बार दक्षिणी अफ्रीका में ही है, डरबन और प्रिटोरिया, ठीक है। और डरबन से वो एक गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे। तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ जाते हैं साथियों, और वहाँ टीटी आता है, उनके पास टिकट होती है, उसके बाद में भी उनको धकेल दिया था, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठ के अंदर, तो 7 जून 1893 के दिन, 7 जून 1893 के दिन उनको गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। यह घटना याद रखना। और पीटर मेरिट जैबर्ग एक जो रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उस स्टेशन पर, यानी कि पीटर मेरिट जैबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बाहर फेंक दिया था। और उसी समय गांधी जी ने रंग भेद की नीति की आलोचना की कि यहां पर गांधी जी को बाहर क्यों फेंका, क्योंकि टीटी ने यह कहा था कि आप काले हो, यहां पर गोरे लोग ही बैठ सकते हैं, अर्थात ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग ही बैठ सकते हैं, ठीक है, आप काले हो। तो वहां से उन्होंने देखा कि ये ब्रिटेन के लोग, जो अंग्रेजी हुकूमत वाले जो लोग हैं, ये काले और गोरों का भेद करते हैं, रंगभेद की नीति अपनाते हैं, यहाँ भेदभाव करते हैं, तो उनको बड़ा धक्का लगता है। तो आप ये जरूर याद रखें कि डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे, तो 7 जून 1893 के दिन पीटर मेरिट जैबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको बाहर फेंक दिया था। वहीं से उन्होंने रंगभेद की नीति का क्या किया, विरोध किया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 1 साल बाद 1894 के अंदर नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वहीं कहां पर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही, और रंगभेद की नीति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसके बाद में थोड़ा अपन देखते हैं साथियों कि 9 जनवरी 1915 के दिन
9 जनवरी 1915 के दिन वो भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? वापिस दक्षिणी अफ्रीका से भारत आते हैं। उन्होंने भारत में आने के बाद में किससे मुलाकात की? तो गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की, और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। अपना क्या बना लिया था? राजनीतिक गुरु बना लिया था। तो आप याद रखें, 9 जनवरी 1915 को जो भारत आते हैं, उसके बाद में यहाँ भारत आने के बाद में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे पूछा जा सकता है कि उनका आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टोल्स्टॉय। ये याद रखना, लियो टोल्स्टॉय ये महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु था। और इनकी आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी किन की किताबों को पढ़कर या सुनकर या किससे प्रभावित होकर वो आध्यात्मिकता का ग्रहण किया या अपने दैनिक जीवन शैली को सुधारा, तो वो है लियो टोल्स्टॉय। आप ये याद रखना, और ये इनका राजनीतिक गुरु है और लियो टोल्स्टॉय इनका आध्यात्मिक गुरु है। जब ये 9 जनवरी 1915 के दिन भारत आते हैं, तो साथियों इनके साथ क्या होता है? और एक याद रखें कि जब वो दक्षिणी अफ्रीका थे, तो उन्होंने 1906 के अंदर वहां पर सत्याग्रह किया था, रंगभेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया था। और जब वो भारत आते हैं, तो उनके सामने एक समस्या आती है किसान आंदोलन वाली। और ध्यान दो, उस समय किसान आंदोलन हुआ था चंपारण किसान आंदोलन। इस आंदोलन को नील आंदोलन भी कहते हैं और नील क्रांति भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, चंपारण किसान आंदोलन हुआ कब था? आपसे पूछा जाए तो अप्रैल 1917 के अंदर। ये चंपारण किसान आंदोलन अप्रैल 1917 के अंदर साथियों होता है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो अप्रैल 1917 के अंदर किसान आंदोलन होता है, इसके अंदर अब इस आंदोलन का पहले नेतृत्व अप्रैल 1917 से पहले जो नेतृत्व कर रहा था वो है राजकुमार शुक्ल। कौन कर रहा था? राजकुमार शुक्ल कर रहा था। राजकुमार शुक्ल पंडित था, ये ब्राह्मण था। तो पंडित राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का पहले नेतृत्व कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन उससे ठीक नहीं हुआ, उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। तो फिर महात्मा गांधी जी यहाँ पर भारत आ ही गए थे। तो अप्रैल 1917 के अंदर महात्मा गांधी जी वहाँ जाते हैं और किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और उसमें 4-5 आदमी ऐसे रहते हैं, पहले उनका जायजा लेते हैं और जायजा लेने के बाद में उनका क्या किया? नेतृत्व करते हैं। और नेतृत्व करने के बाद में किसानों की जो मांग थी वो सरकार ने मानी। और यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो यही है चंपारण किसान आंदोलन ही है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी का राजनीतिक जीवन कौन से आंदोलन से शुरू होता है? तो वो है यही चंपारण किसान आंदोलन। यहाँ पर नील की खेती की जाती थी, जिस पर तीन कठिया एक पद्धति थी, प्रणाली थी, उसके माध्यम से नील की खेती की जाती थी, जिसके द्वारा किसान जो है परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। और उस पद्धति को खत्म करने के लिए वहाँ पर जो लगान थी, यानी कि एक बीघा के अंदर क्या था कि 20 कट्टे मतलब एक नील हुआ करता था, उसमें से 3 हिस्सा मतलब उनको देना पड़ता था अंग्रेजों को। तो ये 3 कठिया पद्धति है, तो उसको समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन गांधी जी के सहयोग से यह समाप्त हो गई थी। आगे तो ये चंपारण किसान आंदोलन है, यहाँ से गांधी जी का क्या है? राजनीतिक जीवन शुरू होता है। और अब मैं आपको ये कहूँ अब साथियों देखिए 1916 के अंदर 1916 से पहले यानी 1917 से पहले चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था?
राजकुमार शुक्ल। उसके बाद में राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। अब वहां पर जाते हैं, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी जी चंपारण जाते हैं किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए, वहां का जायजा लेने के लिए। तो किसान आंदोलन का जायजा किया कि आखिर ये समस्या क्या है, नील की खेती क्या है, 3 कटिया पद्धति क्या है, प्रणाली क्या है। तो ध्यान दो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि चंपारण किसान आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी के साथ और किन किन लोगों ने नेतृत्व किया, उनके साथ कौन कौन से थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे और आचार्य कृपलानी थे। ये 3 मुख्य आदमी थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। और महात्मा गांधी जी तो थे ही थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन समय उनका नेतृत्व करने वाले अन्य व्यक्ति और कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह है, आचार्य कृपलानी थे, ये बहुत है। तो इनके नेतृत्व में, इनको साथ लेकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी जी। और उसके बाद में देखो 15 अप्रैल 1917 को वहां चंपारण बिहार के जाते हैं वहां पर। और 4 दिन बाद 19 अप्रैल 1917 के दिन, यानी कि 4 दिन के अंदर वह पूरा किसान आंदोलन का जायजा लेते हैं, क्या है क्या नहीं है पूरा देख लेते हैं। उसके बाद में वो 19 अप्रैल 1917 के दिन इस किसान आंदोलन का नेतृत्व की करते हैं और किसान आंदोलन की समस्या का समाधान करते हैं। और यहीं से राजनीतिक जीवन शुरू होता है। और जब महात्मा गांधी जी चंपारण जाते हैं तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात होती है। रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात होती है। और जब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को जब पहली बार देखा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा कि आप तो वास्तव में रूप से महात्मा हो, आपने तो चंपारण किसान आंदोलन की समस्या का समाधान कर दिया। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, आप ये जरूर याद रखें। फिर महात्मा जी क्या बोलते हैं, महात्मा जी ये कहते हैं, महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को यह बोलते हैं कि आप भी कम नहीं लग रहे हो, आप भी गुरुदेव हो, आप भी क्या हो, गुरुदेव हो। तो याद रखो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और याद रखो गुरुदेव की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और यही इसी किसान आंदोलन के अंदर दी थी, आप जरूर ये याद रखें। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। तो ये बात है, तो आप इसको जरूर याद रखें। राजनीतिक जीवन महात्मा गांधी जी का यहीं शुरू होता है और ये मुख्य बातें हैं। आगे देखते हैं साथियों, जब 9 जनवरी 1915 के दिन जब भारत आते हैं महात्मा गांधी जी, तो याद रखो इसी की याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी आपको याद होना चाहिए। जब 9 जनवरी 1915 के दिन जब भारत आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उस समय कहीं ना कहीं अंग्रेजों को क्या है कि फौज की आवश्यकता थी। अंग्रेजों की फौज के अंदर आदमी जो फौजी है वो कम हो गए थे। तो गांधी जी को ये कहा गया कि आप समझदार आदमी हो और हमारी फौज के अंदर आप भारतीय लोगों को क्या है भर्ती करो, ठीक है, आप पैसे ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आप भर्ती करो, हमें फौजियों की आवश्यकता है, आर्मी की आवश्यकता है। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेज लोगों की सहायता की। और अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गांधी जी ने भारतवासियों को इनवाइट किया, कहा कि आप अंग्रेजों की सेना के अंदर चले जाओ। तो लोगों ने धीरे धीरे ये समझने लगे कि ये तो गांधी जी तो क्या है, फौज में भर्ती करने वाला क्या है, एजेंट है। क्या है, एजेंट है, सोर्जेंट है, ठीक है, एजेंट है, सोर्जेंट है, कि ये कहीं ना कहीं पैसे लेकर अंग्रेज सरकार की जो फौज है, आर्मी है, उसके अंदर हमारे को भर्ती करता है। तो ये पैसे लेता है, तो ये काम हमारे को नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने महात्मा गांधी जी को आलोचना की। तब उन्होंने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने देखा कि ये आलोचना मेरी क्यों कर रहे हैं, मैं तो इनको नौकरी दिला रहा हूँ। तो उनको एक झटका मतलब एक ठेस पहुँचती है। तो और ध्यान देने, जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी सेना के अंदर लोगों को भर्ती करने लगे और लोगों ने उसको एजेंट बोलने लगे महात्मा गांधी जी को, तो अंग्रेज लोग बड़े खुश हो गए। और खुश होने के बाद में महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो उस समय भारतीय लोगों को फौज में भर्ती कर रहे थे अंग्रेजों की सेना के अंदर,
ठीक है। अब केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। अब क्वेश्चन ये है कि केसर ए हिंद की उपाधि वापिस कब लौटाई? भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटाई या फिर असहयोग आंदोलन में लौटाई? यहां पर गंभीर प्रश्न है। तो आपको याद होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह आप जरूर याद रखें और ध्यान दो। यहां पर जब वो भारत आते हैं, भारत में आने के बाद में चंपारण किसान आंदोलन करते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जीवनलाल देसाई के कहने पर यह कहा कि आप एक सत्याग्रह आश्रम बना लीजिए, क्योंकि आपको तो महात्मा जी की उपाधि दे दी ना रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्माओं का क्या काम है, अब संतों का क्या काम है, आश्रम बनाने का, तो क्यों ना आप एक सत्याग्रह आश्रम बना लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां गुजरात के अंदर कोचराब एक स्थान था जहां पर महात्मा गांधी जी रहते थे। तो कोचराब स्थान पर उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम बना लिया, और उसी को हम कोचराब आश्रम कहते हैं। किसके कहने पर? जीवनलाल देसाई के कहने पर। कब भाई? 29 मई 1915 के दिन, 29 मई 1915 के दिन। इसी को हम सत्याग्रह आश्रम, इसी को हम कोचराब आश्रम कहते हैं। तो यहाँ आश्रम बन गया, छोटा सा आश्रम बन गया घर के अंदर। तो अब आश्रम बन गया तो धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि एक सत्याग्रह आश्रम बना है, तो लोग तो अनुयायी तो आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो आएंगे तो जगह कम पड़ गई, और जगह कम पड़ गई तो वहां पर पशुपालन खेती बाड़ी की भी आवश्यकता हो गई। तो अब ज्यादा जमीन चाहिए। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 36 एकड़ पर दूसरी जगह पर सत्याग्रह आश्रम बनाया। तो दूसरी जगह पर बनाया सत्याग्रह आश्रम। वो आश्रम साबरमती नदी के किनारे था, तो इसलिए उसको साबरमती आश्रम भी कहते हैं। जो दूसरी जगह बनाया था वो कब बना था? 17 जून 1917 के दिन। 17 जून 1917 के दिन बना। अब क्वेश्चन ये आता है साथियों कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई? सही आंसर क्या है भाई? 1915 है, 1917 है। सत्याग्रह आश्रम को ही साबरमती आश्रम में बदला था। एक पॉइंट आप जरूर याद रखें। पहले यह है सत्याग्रह आश्रम जो जाना जाता था वो 29 मई 1915 के दिन उसकी स्थापना होती है। बाद में जो सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है वो 17 जून 1917 के दिन इसकी स्थापना होती है। अब यह क्वेश्चन आता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई? 1915 के अंदर। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1917 के अंदर। अलग अलग क्वेश्चन है, और ये विवादित प्रश्न भी है कि 1915 मानती है, 17 मानती है। ये आपको मैं पूरा बता दिया है डिटेल। और ध्यान दो, जब साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने की, ठीक है, और साबरमती ये सत्याग्रह आश्रम ही है। ये एक नदी के पास स्थित होने के कारण, साबरमती नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको अपन साबरमती आश्रम कहते हैं। और इस आश्रम का जो कारीगर था उसका नाम था चार्ल्स कोरियर। क्या नाम था? चार्ल्स कोरियर था। तो ये सत्याग्रह से संबंधित सत्याग्रह आश्रम हो गया साथियों। उसके बाद में देखते हैं कि खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 के अंदर होता है साथियों। खेड़ा किसान आंदोलन में क्या था कि खेड़ा नामक स्थान पे हुआ था। गुजरात के अंदर भी एक किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, तो किसान अब कर लगान कहाँ से दे, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था कि हम अब कर लगान कहाँ से दे, हमारी तो फसल ही नष्ट हो गई। लेकिन अंग्रेज सरकार ये कह रही थी कि नहीं, हमारे को तो लगान दो, कर दो। इस तरह से ये किसान आंदोलन क्या कि हुआ था। और ध्यान दो, एक यहां पर यह प्रश्न आता है कि जैसे कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग तो दक्षिणी अफ्रीका में किया था 1906 के अंदर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहां किया? भारत में किया, दक्षिणी अफ्रीका में किया। तो सही आंसर क्या है? दक्षिणी अफ्रीका में। फिर आता है कि भारत में सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग या सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग सबसे पहले कहां किया? तो चंपारण किसान आंदोलन में किया था। कुछ लोग ये मानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने वास्तविक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग किसमें किया? खेड़ा किसान आंदोलन है, तो खेड़ा किसान आंदोलन सही आंसर है। क्योंकि हॉर्डीमन ये कहता है कि खेड़ा किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया वही वास्तविक सत्याग्रह था, ऐसा हॉर्डीमन मानता है। लेकिन ऐसा आपसे पूछा जाए कि वास्तविक रूप से सत्याग्रह कहां किया? तो खेड़ा किसान आंदोलन में। और आपसे पूछा जाए कि भारत में
महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो चंपारण तो है ही, सही आंसर है। और ध्यान दो, इस खेड़ा किसान आंदोलन को लोगों ने प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा भी दी थी। बाकी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का अलग है, लेकिन इसको संज्ञा दी थी एक बार। अहमदाबाद मिल मजदूर किसान आंदोलन, यह खेड़ा किसान आंदोलन के तुरंत बाद में ये शुरू होता है, ये याद रखें। काल क्रमानुसार, घटना क्रमानुसार पहले खेड़ा किसान आंदोलन होता है, उसके बाद में ये अहमदाबाद मिल मजदूर किसान आंदोलन होता है। यहाँ पर प्लेग की बीमारी हो जाती है 1917 के अंदर, और 1917 में जब प्लेग बीमारी हो जाती है तो अहमदाबाद मिल मालिकों ने वहाँ उनको बोनस के लिए कहा था कि आपको हम बोनस दे देंगे आपका जो भी नुकसान हुआ। लेकिन 1918 में क्या कर दिया था? बोनस को बंद कर दिया था, और उसके चक्कर में ये क्या हुआ था? यह आंदोलन हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान हुआ था। देखते हैं, अनसुईया महिला, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था मजदूरों का, उसके अंदर किस महिला ने गांधी जी का साथ दिया था? तो आपसे पूछा जाए कि अनसुईया महिला थी, यह आप जरूर याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कौन सी निम्न में से कौन सी महिला थी? तो अनसुईया महिला थी, यह याद रखें। और देखो, चंपारण किसान आंदोलन के बाद में यदि महात्मा गांधी जी का कोई सफल दूसरा आंदोलन था तो वही है अहमदाबाद मिल मजदूर किसान आंदोलन था, यह आप जरूर याद रखेंगे। और देखो, चंपारण किसान आंदोलन नील की खेती के हुआ था, तो उसको नील की क्रांति, नील आंदोलन, ठीक है, कई नाम से जाना जाता है। और यहां पर गांधी जी के नेतृत्व में भूख हड़ताल, आमरण अनशन शुरू हुआ था। तो याद रखा, गांधी जी ने पहली बार किस आंदोलन के अंदर भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए, आमरण अनशन शुरू किया था? तो याद रहना चाहिए, इसी के अंदर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंदर ही उन्होंने सबसे पहले आमरण अनशन, भूख हड़ताल की थी। आगे देखते हैं साथियों, भारत के अंदर क्रांतिकारी का युग भी चल रहा था, और कुछ क्रांतिकारी थे जैसे लाल बाल पाल, ये क्रांतिकारी थे। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे, आजाद भगत सिंह था, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों के कारण क्या है कि क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, और उन क्रांतिकारी गतिविधियों को दूर करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी समस्या का समाधान, उनकी समस्या आखिर ये क्रांति क्यों कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? एक समिति बनाई थी, अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। किसकी समिति में? सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, और उस समिति का नाम था सेडिसन समिति। क्या नाम था उसका? सेडिसन समिति थी। और सेडिसन समिति ने जायजा लिया कि यह समस्या अंग्रेजों के खिलाफ है, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ है। तो इस समिति के माध्यम से तो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो रुकी नहीं, ठीक है। और नहीं रुकने के बाद में समिति ने यह कहा कि भाई हमारा काम तो नहीं है और क्रांतिकारी गतिविधियां रुक ही नहीं सकती, आप ही करो। तो अंग्रेज लोगों ने उस समिति की सिफारिश पर, उसकी समिति के कहने पर एक कानून बनाया जिसको रोलेक्ट एक्ट कानून कहते हैं। और ये रोलेक्ट एक्ट कानून जो है 17 मार्च 1919 के दिन ये पारित होता है। इसे रोलेक्ट एक्ट कहते हैं, इसे काला कानून भी कहते हैं। आगे देखते हैं, जब ये कानून बना था तो इसमें क्या था साथियों कि बिना दलील, बिना अपील मुकदमा चलाया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह सभा भी बनाई थी। देखते हैं, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति बनाई गई थी। 17 जून 1919 के दिन रोलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जाता था। यह कानून था। आपसे पूछा जाए कि रोलेट एक्ट क्या था, तो आपका आंसर होना चाहिए जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता था। क्यों यह कानून बनाया था? ताकि भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उन क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनकी बातों को, उनकी मांगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कहीं ना कहीं रोलेट एक्ट बनाया गया था। लेकिन क्या होता है आगे,
इसलिए लोगों ने इसको क्या कहा, बिना वकील बिना दलील के कानून की संज्ञा दी। इसे बिना दलील का कानून भी कहा, बिना दलील का कानून कहा, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा और बिना दलील का कानून कहा। तो यह आप जरूर याद रखें। साथियों, इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था और उस सत्याग्रह सभा के अंदर यह कहा कि रोलेट एक्ट काला कानून है, इसे अंग्रेजी सरकार इसे वापिस लेवे नहीं तो वरना क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा होगी। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, इसको काला कानून कहा। देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा का प्रयोग किया और इसी सभा के अंदर उन्होंने इस रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहां किया? 1906 में दक्षिणी अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह कहां किया? चंपारण में किया। और वास्तविक रूप से सत्याग्रह कहां किया? खेड़ा किसान आंदोलन के किया। लेकिन सत्याग्रह सभा कहां बनाई? कौन से आंदोलन में बनाई? आपका आंसर होना चाहिए किसके विरुद्ध बनाई? तो रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ बनाई थी। रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ बनाई थी। इसी कानून को महात्मा गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी। और ये जो लोग हैं इस सत्याग्रह सभा के अंदर शामिल थे, महात्मा गांधी जी तो नेतृत्व कर ही रहे थे, इसके अलावा जमनालाल बजाज, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर, उमर सोमारी, बीजी हार्नीमन, ये लोग इसमें थे। तो ये कानून था, रोलेट एक्ट था। नमस्कार साथियों, जहां रहिए मस्त रहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं बाद में।